नेपाल में एक बार फिर अंतरिम सरकार परमात्मा प्रसाद उपाध्याय नेपाल में साल 1988 से 2008 तक गृह युद्ध और राजशाही बनाम लोकतंत्र संघर्ष से गुजरता रहा। जब सन 2006 में व्यापक जन आंदोलन हुआ, इस व्यापक जन आंदोलन के चलते हुए नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र को राज सत्ता जनता को सौंपनी पड़ी। साल 2007 में नेपाल में अंतरिम संविधान लागू हुआ। इसमें निश्चित हुआ कि संविधान सभा का चुनाव होगा और वही नया संविधान बनाएगी। साल 2008 में चुनाव के बाद संविधान सभा ने अपना कार्य शुरू किया, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच असहमति, संघीय ढांचा, धर्मनिरपेक्षता, जातीय प्रतिनिधित्व जैसे तमाम मुद्दों के चलते यह प्रक्रिया लंबी हो गई। संविधान सभा की मियाद खत्म हुई, नई सभा चुनी गई, लेकिन समय सीमा फिर पार हो गई। इस अवधि में कई अंतरिम सरकारें बनी। माओवादी नेता प्रचंड, फिर माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल और बाबूराम भट्टाराई आदि ने देश का नेतृत्व किया। जब साल 2015 में नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया, तब जाकर के राजनीतिक दलों ने अंततः आपस में सहमति बनाई। बताया जाता है कि नेपाल में 20 सितंबर 2012 को नया संविधान लागू हुआ। इस प्रकार नेपाल में लगभग 9 वर्षों तक अंतरिम सरकार चली है। नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार ने अपना कामकाज संभाल लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नेपाल अगले कुछ दिनों में सहज हो सकेगा। आंदोलनकारियों ने जितना नुकसान किया है, उसकी भरपाई में महीनों लग सकते हैं, क्योंकि देश की अनेक महत्वपूर्ण इमारतें जला दी गई हैं। अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अगले कुछ महीनों में देश को सामान्य करे और चुनाव कराए। किसी भी अंतरिम सरकार की यही मूल जिम्मेदारी होती है। नेपाली जनता ने अंतरिम सरकार और संविधान की सबसे लंबी अवधि तक देखा। एक बार संविधान सभा की मियाद खत्म हुई, नई सभा चुनी गई, लेकिन समय सीमा फिर पार हो गई। इस अवधि में कई अंतरिम सरकारें बनी। माओवादी नेता प्रचंड, फिर माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल और बाबूराम भट्टाराई आदि ने देश का नेतृत्व किया। अंतरिम सरकार किसी भी देश में राजनीतिक अस्थिरता, शासन परिवर्तन या नए संविधान निर्माण जैसी परिस्थितियों में ही गठित होती है। अंतरिम सरकार का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक संक्रमण को सहज बनाना, स्थायी सरकार बनने तक प्रशासन चलाना और आवश्यक राजनीतिक सहमति तैयार करना होता है। लोकतंत्र में आदर्श रूप से अंतरिम सरकार की अवधि संक्षिप्त और सुव्यवस्थित होती है। इसका अलग अलग देशों का अलग प्रावधान हो सकता है, लेकिन सामान्यतः यह अवधि कुछ महीनों से लेकर 1 वर्ष तक मानी जाती है। कई देशों के संविधान और प्रथाएं यह मानती हैं कि अंतरिम सरकार केवल अगला चुनाव कराने और नई स्थायी सत्ता हस्तांतरण तक ही सीमित रहना चाहिए। परंतु वास्तविकता यह है कि राजनीतिक असहमति, गृह युद्ध, संविधान निर्माण में देरी और सत्ता संघर्ष के कारण कहीं कहीं यह अवधि कई वर्षों तक खींचते हुए देखी गई है। पेरिस शांति समझौते 1958 के बाद युद्धग्रस्त कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में अंतरिम सरकार बनी। लगभग 2 वर्ष तक अंतरिम व्यवस्था चली और साल 1976 में चुनाव कराए गए। तब से देश अनेक उतार चढ़ाव के बीच पटरी पर चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका रंगभेद की समाप्ति के बाद नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में अंतरिम संविधान और सरकार बनी। 2 साल की अवधि में नया संविधान तैयार हुआ और 1996 में स्थायी लोकतांत्रिक सरकार ने अधिकार ग्रहण किया। तब भी सरकार का नेतृत्व नेल्सन मंडेला ने ही किया। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुआ और वे भारी बहुमत से जीतकर सरकार बनाने में कामयाब रहे। इराक में अमेरिकी हस्तक्षेप और सद्दाम हुसैन के पतन के बाद एक अंतरिम प्रशासन गठित हुआ। पहले इराक की अंतरिम सरकार और फिर 2005 में ट्रांजिशनल नेशनल असेंबली बनी। यह पूरी प्रक्रिया लगभग 2 वर्षों तक साल 2005 में संविधान के लागू होने तक चली। 1990 में सैन्य शासक इरशाद के पतन के बाद न्यायिक प्रमुख न्यायमूर्ति शाहाबुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार बनी, जिसने चुनाव कराए। 2006 में राजनीतिक संकट बढ़ने पर फिर एक गैर पक्षपाती अंतरिम सरकार बनी, जो 2 वर्ष तक चली और 2008 में चुनाव कराए। पिछले साल युवाओं के आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार समाप्त हो गई और उन्होंने भारत में आकर शरण ली। तब से अब तक बांग्लादेश की सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है। राजनीतिक दल लगातार चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूनुस ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। किसी भी देश की अंतरिम सरकार टिकाऊ नहीं होती, इसलिए नीतिगत निर्णयों से बचती है। राजनीतिक अस्थिरता, यदि समय बढ़ जाए तो जनविश्वास घटता है, जैसे नेपाल में बार बार सरकार बदलने से हो रहा है। विकास भी बाधित होता है। विदेशी निवेश न के बराबर होते हैं। अंतरिम सरकार का उद्देश्य परिवर्तन,
लोकतांत्रिक संक्रमण और स्थायित्व को लाना है। अंतरिम सरकार की सफलता उसकी अवधि की संक्षिप्तता, पारदर्शिता और राजनीतिक सहमति पर निर्भर करती है। लंबी अंतरिम अवधि संक्रमण को स्थिर करने के बजाय तनाव और असुरक्षा को बढ़ाती है।